हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टिन। तो फ्रेंड्स, ये जो नॉवेल है जेन ऑस्टिन का, ये वर्ल्ड फेमस नॉवेल है। ये नॉवेल 1813 में पब्लिश हुआ था और ये इंग्लिश लिटरेचर के सबसे फेमस, सबसे फेवरेबल नॉवेल्स में गिना जाता है। ये नॉवेल न केवल एक प्रेम कहानी है, बल्कि समाज, विवाह, परिवार, वर्ग भेद, प्राइड और पूर्वाग्रह यानी प्रेजुडिस पर भी गहरी टिप्पणी करता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि टोटल इस नॉवेल में 61 चैप्टर्स हैं। तो हम लोग सारे चैप्टर्स को पार्ट्स में मैं उनकी समरी आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इसके चैप्टर 1 से लेकर 20 तक के जो मेन इंसिडेंट्स हैं उनकी समरी। लेकिन उनकी समरी डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं और उनके रोल क्या हैं, क्योंकि अगर हमें कैरेक्टर्स के बारे में पता होगा तो हमें नॉवल को समझना ईजी रहेगा। तो चलिए बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स की। नॉवेल में सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं मिस्टर और मिसेस बेनेट, जिनकी 5 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी का नाम है जेन बेनेट, दूसरी बेटी है एलिजाबेथ बेनेट, तीसरी बेटी है मैरी बेनेट, चौथी बेटी है लीडिया बेनेट और 5वीं बेटी है कैथरीन बेनेट, या जिसको किटी भी कहते हैं। तो सबसे पहले इनकी बेटियां हैं, उनके बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। जो एलिजाबेथ है वो इस स्टोरी की हीरोइन है, इस नॉवेल की हीरोइन है, और वो मिस्टर और मिसेस बेनेट की दूसरे नंबर की बेटी है। वो इंटेलिजेंट है, सेल्फ रिस्पेक्टिव है और ओपन माइंडेड एक लेडी है। दूसरी जो है, जो कि पहले नंबर की है, जो बड़ी बेटी है, वो है जेन बेनेट। वो इस परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वो बहुत सुंदर है, पोलाइट है, हम्बल है और वो सब लोगों में केवल अच्छाई देखने की कोशिश करती है। नेक्स्ट आती है मैरी बेनेट। ये तीसरी बेटी है। उसे म्यूज़िक, बुक्स और मॉरल टीचिंग पसंद है। वो विद्वान दिखने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें सोशल बिहेवियर की कमी है। नेक्स्ट है किटी बेनेट यानी कैथरीन बेनेट, जो कि उनकी चौथी बेटी है। ये अपनी छोटी बहन लीडिया के प्रभाव में रहती है और ये कोई भी डिसीजन नहीं ले पाती। 5वीं बेटी है लीडिया बेनेट। लीडिया सबसे छोटी है। वो थोड़ा चंचल, लापरवाह और इमेच्योर है। वो जॉर्ज विकम के साथ भाग जाती है और अपने पूरे परिवार की प्रतिष्ठा को संकट में डाल देती है। ठीक है, ये तो हो गए इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स। अब नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है फिट्जविलियम डार्सी। मिस्टर डार्सी जो है वो इस नॉवेल के हीरो हैं। वो बहुत धनी हैं, एजुकेटेड हैं और बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं और वो पेम्बरली स्टेट के मालिक हैं। शुरुआत में उनका बिहेवियर घमंडी लगता है, लेकिन वास्तव में वो ईमानदार, संवेदनशील और जिम्मेदार व्यक्ति हैं। उनका जो कैरेक्टर है इस प्राइड एंड प्रेजुडिस में, वो प्राइड को रिप्रेजेंट करता है और एलिजाबेथ बेनेट का कैरेक्टर प्रेजुडिस को रिप्रेजेंट करता है, यानी डार्सी प्राइड के और एलिजाबेथ प्रेजुडिस को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर हैं वो हैं चार्ल्स बिंगले। बिंगले एक बहुत ही रिच, मिलनसार और सरल स्वभाव के युवक हैं। वो नेदरफील्ड पार्क में किराए पर लेकर रहने आते हैं। उन्हें जेन बेनेट से प्रेम हो जाता है और वो डार्सी के बहुत गहरे दोस्त हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है जॉर्ज विकम। विकम एक आकर्षक लेकिन स्वार्थी और चालाक सैनिक है। वह एलिजाबेथ को डार्सी के विरुद्ध भड़काता है और अपने आप को डार्सी के द्वारा टॉर्चर किया हुआ दिखाता है। इसको आप नॉवेल का एक विलन भी मान सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर कॉलिंस। वे बेनेट परिवार के रिश्तेदार हैं और बेनेट परिवार की संपत्ति के भावी उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि जिस समय का ये नॉवेल है उस समय अगर किसी परिवार में बेटियां होती थी तो बेटियों को संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट कैरेक्टर है शार्लोट लूकस। शार्लोट लूकस एलिजाबेथ की बहुत गहरी दोस्त है।
वो व्यवहारिक सोच रखती है, प्रेम के बजाय आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता को महत्व देते हुए वो मिस्टर कॉलिंस के साथ शादी कर लेती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है लेडी कैथरीन डे बर्ग। ये बहुत ही धनी है और बहुत ही अभिमानी और प्रभावशाली महिला हैं। वो डार्सी की बुआ हैं और चाहती हैं कि डार्सी उनकी बेटी एन से विवाह करे। वे एलिजाबेथ और डार्सी की शादी का भी अपोजिशन करती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है एन डे बर्ग। ये लेडी कैथरीन की बेटी है। इनका जो फिजिकल हेल्थ है वो ठीक नहीं रहती। उनकी माँ चाहती थी कि डार्सी से उनकी शादी हो जाए। नेक्स्ट कैरेक्टर है कर्नल फिट्जविलियम। ये डार्सी के चचेरे भाई हैं और इनका स्वभाव मिलनसार है। वो एलिजाबेथ से दोस्ताना व्यवहार करते हैं और एलिजाबेथ की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी डार्सी को लेकर उसको दूर करने की कोशिश भी करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है जॉर्जियाना डार्सी। ये डार्सी की छोटी बहन है और विकम ने कभी उनसे धन के लालच में विवाह करने का प्रयास भी किया था। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर। ये एलिजाबेथ के मामा मामी हैं। दोनों समझदार और एजुकेटेड हैं और हेल्प करने वाले हैं। वो एलिजाबेथ को गाइड भी करते हैं और इस नॉवेल में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। नेक्स्ट है कैरोलाइन बिंगले। चार्ल्स बिंगले की बहन है और बहुत घमंडी और महत्वाकांक्षी भी हैं। वो नहीं चाहती कि डार्सी एलिजाबेथ से शादी करे क्योंकि वो खुद डार्सी से शादी करना चाहती थी। नेक्स्ट है लुइसा हर्स्ट। ये कैरोलाइन बिंगले की विवाहित बहन है। इनका जो कैरेक्टर है इस नॉवेल में बहुत छोटा है। ठीक है, तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स। बाकी जो भी कैरेक्टर्स माइनर कैरेक्टर्स होंगे जैसे जैसे हम लोग स्टोरी को पढ़ेंगे वो आते जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर 20 तक की समरी। तो इस स्टोरी की शुरुआत होती है इंग्लैंड के एक छोटे से गांव लॉन्गबर्न से, जहां पर मिस्टर और मिसेस बेनेट अपनी 5 बेटियों जेन बेनेट, एलिजाबेथ बेनेट, मैरी बेनेट, किटी बेनेट जिसको कैथरीन बेनेट भी कहते हैं और लीडिया बेनेट के साथ रहते हैं। मिस्टर और मिसेस बेनेट दोनों के स्वभाव में बड़ा अंतर है। मिस्टर बेनेट जहां कम बोलने वाले, पढ़ने लिखने के शौकीन है, वहीं मिसेस बेनेट का एकमात्र उद्देश्य अपनी 5 बेटियों की शादी किसी अच्छे और अमीर परिवार में कराना। एक दिन खबर मिलती है कि नेदरफील्ड पार्क नाम की एक बड़ी हवेली किराए पर ली गई है और एक अमीर और अनमैरिड युवक चार्ल्स बिंगले वहां पर रहने आता है। मिसेस बेनेट बहुत खुश हो जाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद उनकी 5 बेटियों में से किसी एक की शादी मिस्टर बिंगले के साथ में हो जाए। मिसेस बेनेट अपने हस्बैंड से कहती है कि जाकर आप मिल आइए। तो मिस्टर बेनेट पहले तो मजाक करते हैं लेकिन फिर बाद में मिस्टर बिंगले से मिलने चले जाते हैं। नेदरफील्ड पार्क में एक बड़ी पार्टी होती है। यहाँ पहली बार एलिजाबेथ की मुलाकात मिस्टर डार्सी से होती है। डार्सी बहुत ही अमीर, शिक्षित और आकर्षक है लेकिन थोड़ा घमंडी दिखाई देता है। जब बिंगले उससे एलिजाबेथ के साथ डांस करने को कहते हैं तो डार्सी कहता है शी इज़ टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी, यानी वो सहन करने योग्य लेकिन इतनी खूबसूरत नहीं कि मैं उसके साथ डांस कर सकूं। एलिजाबेथ ये बात सुन लेती है और उसी समय से उसके मन में डार्सी के प्रति एक निगेटिव फीलिंग आ जाती है और यहीं से शुरू होता है उपन्यास का प्रेजुडिस। दूसरी ओर बिंगले और जेन बेनेट दोनों को पसंद करने लगते हैं। जेन भी बिंगले को पसंद करती है। दोनों का जो संबंध है वो बहुत ईजी दिखता है लेकिन डार्सी इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है। उसे लगता है कि जेन अपने भाव स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं करती। मिसेस बेनेट चाहती हैं कि जेन जो है वो नेदरफील्ड पार्क में कुछ समय तक रहे, इसलिए जब उस जेन को नेदरफील्ड पार्क में बुलाया जाता है तो वो जेन को घोड़े पर भेजती हैं और बारिश में भीग जाने के कारण जेन बीमार पड़ जाती है। अब एलिजाबेथ को जब पता लगता है कि उसकी बहन बीमार पड़ गई तो वो कई मील पैदल चलकर नेदरफील्ड पार्क पहुंचती है। डार्सी जब ये देखता है तो वो एलिजाबेथ की इंटेलिजेंस, उसकी बहन के लिए प्यार
सबको ऑब्जर्व करता है और यहीं से उसके मन में एलिजाबेथ के लिए जो रिस्पेक्ट थी वो बढ़ने लगती है। लेकिन जो बिंगली की छोटी बहन होती है कैरोलाइन बिंगली, वो एलिजाबेथ को नहीं पसंद करती क्योंकि वो डार्सी से खुद ही शादी करना चाहती है। खैर, कुछ समय बाद ये लोग वापस आ जाते हैं और यहाँ पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, वो है मिस्टर कॉलिंस। कॉलिंस ये बेनेट परिवार के दूर के रिश्तेदार हैं क्योंकि लॉन्गबर्न की संपत्ति केवल पुरुष अधिकारी को मिल सकती है, उत्तराधिकारी को मिल सकती है, इसलिए मिस्टर बेनेट के बाद ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मिस्टर कॉलिंस को ही मिलेगी। मिस्टर कॉलिंस एक बहुत ही मजाकिया टाइप के, अपने आप की प्रशंसा करने वाले और चापलूसी करने वाले व्यक्ति हैं। पहले जब वो आते हैं तो वो ये बताते हैं कि वो यहाँ पर शादी करने के लिए आए हैं क्योंकि उनकी जो मिस्ट्रेस हैं जिनके अंडर में वो काम करते हैं, लेडी कैथरीन डीबर्ग, वो चाहती हैं कि वो शादी कर ले, तो वो यहाँ पर शादी करने के लिए आए हैं। पहले वो जेन के साथ शादी करने में इंटरेस्टेड होते, लेकिन जब उनको ये पता लगता है कि जेन ऑलरेडी मिस्टर बिंगले के साथ में एंगेज है तो वो एलिजाबेथ से शादी करने को कहते, लेकिन एलिजाबेथ इस तरह के व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं करती और वो मना करती है, लेकिन वो अपनी बात को चलाते रहते हैं। इसी दौरान एक दिन जब वो लोग वॉक पर जा रहे थे तो एलिजाबेथ की मुलाकात होती है जॉर्ज विकम से। वो एक आकर्षक और मिलनसार सैनिक है। विकम एलिजाबेथ को बताता है कि डार्सी ने उसके साथ बहुत अन्याय किया। वो कहता है कि डार्सी ने उसके पिता द्वारा दी गई संपत्ति और नौकरी उससे छीन ली। एलिजाबेथ, जो कि डार्सी को पहले से ही नापसंद करती थी, तो वो विकम की बातों पर आसानी से यकीन कर लेती है। अब चूंकि मैंने आपको बताया था कि एलिजाबेथ ने जो है वो कॉलिंस के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, तो कॉलिंस एलिजाबेथ की जो दोस्त थी शार्लोट लूकस, उससे विवाह कर लेते हैं। शार्लोट व्यवहारिक सोच रखती है, वो ये मानती है कि उसके लिए जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो ज़्यादा मैटर करती है, इसलिए वो शादी कर लेती है। अब जो जेन है और बिंगली है वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन एलिजाबेथ डार्सी को घमंडी समझती है। लेकिन डार्सी धीरे धीरे जो है वो एलिजाबेथ को पसंद भी करने लगता है, लेकिन एलिजाबेथ के मन में उसको लेकर जो प्रेजुडिस है वो वैसे ही बना रहता है। कॉलिंस और शार्लोट का विवाह हो जाता है और यहीं पर आपके 1 से लेकर 20 चैप्टर्स तक की समरी एंड हो जाती है। अब हम लोग आगे के वीडियो में चैप्टर 21 से लेकर आगे के जितने चैप्टर हैं 41 चैप्टर्स, उनकी समरी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इसके आगे की समरी डिस्कस करूंगी। तो उसको ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि अगर आप इन सारे चैप्टर्स की समरी को ध्यान से सुन लेंगे तो आपको इस नॉवेल को समझने में बहुत सरलता रहेगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट नॉवेल है। इससे लगभग हर साल बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मैं इसके बाद कुछ इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिससे आपको पेपर करने में मदद मिले। चूँकि इस बार का पेपर डिस्क्रिप्टिव है तो आपको लिखना होगा, इसलिए चैप्टर वाइज समरी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको लिखने में सुविधा हो जाए। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।